Hello and welcome to Radiant Academy. First of all, wish you all a very happy Independence Day. 15 अगस्त 1947 को भारत को तो अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई और इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे लोगों का बलिदान भी था। अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप सबको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? आज़ादी किससे मिलनी चाहिए? ये बेरोजगारी से मिलनी चाहिए। तो अभी आपके पास रोजगार नहीं है, पर इस साल के अंत तक आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का सोच लो। हमें भी बलिदान देना होगा। किस चीज का? आलस का बलिदान देना होगा, डिस्ट्रैक्शन का बलिदान देना होगा, शायद हम जो फोन पे बहुत समय वेस्ट कर रहे हैं उसका बलिदान देना होगा। अगर ये बलिदान देंगे तो ये साल आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडिपेंडेंस डे होना पक्का है। आप अपनी सैलरी कमाओगे, अपनी सैलरी से दुनिया में लोगों में खुशियां बांटोगे। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड ऑल द बेस्ट so that you get independent in your individual capacity this year. ठीक, चलो तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द क्लास टुडे। क्या है हमारे पास आज पहला वर्ड? द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज एडेप्ट। कौन सा वर्ड है? एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? सेंटेंस पढ़ेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा कि एडेप्ट का मतलब क्या है। ठीक है, लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। ये एडेप्ट वर्ड है। हाँ, this is adept. He is adept at solving complex mathematical problems quickly and accurately. He is adept at solving complex mathematical problems quickly and accurately. वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करने में एडेप्ट है। एडेप्ट है मतलब उसको उस चीज की आदत है, या वो उस चीज में एक तो बहुत कंफर्टेबल है, या उसमें उस चीज की मास्टरी है। किसी चीज में बहुत अच्छा होना, इसे कहते हैं हम एडेप्ट होना। बहुत स्किलफुल होना, बहुत प्रोफिशिएंट होना, किसी चीज में मास्टर होना, इसका मतलब होता है एडेप्ट होना। ठीक है, क्या है मीनिंग देखेंगे। वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। किसी चीज में तो बहुत स्किलफुल होना या प्रोफिशिएंट होना, या किसी चीज की मास्टरी होना। सिनोनिम क्या होगा? स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट किसी चीज, है ना। अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो तो आप कह सकते हो कि मैं इस चीज में एडेप्ट हूं। एंटोनिम क्या होंगे? अब यहाँ पे एडेप्ट है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इनेप्ट। इनेप्ट यानी उस चीज में बिल्कुल अच्छा नहीं होना, या फिर अनस्किल्ड या नो वॉइस। नो वॉइस का मतलब होता है एकदम नया, जिसे कुछ भी नहीं आता किसी चीज का, उसको कहते हैं हम नो वॉइस है। समझ गए? पहला वर्ड समझा, एडेप्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैप्रीशियस। क्या वर्ड है? कैप्रीशियस। फर्स्ट वर्ड है, देखो कैप्रीशियस। सेंटेंस पढ़ेंगे। हिज कैप्रीशियस डिसीजंस मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिज टीम टू प्लान इफेक्टिवली फॉर द फ्यूचर। ये डिसीजंस कैसे रहते थे? कैप्रीशियस डिसीजंस रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि टीम को बहुत डिफिकल्टी होती थी इस चीज में, टू प्लान इफेक्टिवली फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर को प्लान करने में मुश्किल होती थी क्योंकि उसके डिसीजंस कैप्रीशियस थे। कैप्रीशियस थे मतलब अचानक लिए जाने वाले। वो बहुत फट से जल्दी से डिसीजन ले लेता था, अचानक डिसीजन ले लेता था। डिसीजन कल अलग है, आज अलग है, ऐसे टाइप के डिसीजंस होते थे, तो उसे कहते हैं हम कैप्रीशियस डिसीजंस। डिसीजंस विच आर टेकन इन अ सडन वे विदाउट मच थॉट और विदाउट मच प्लानिंग। ठीक है, ऐसे डिसीजंस को हम कहते हैं कैप्रीशियस। क्या मतलब होगा इसका? given to sudden unaccountable changes of mood or behavior। सडनली मूड चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, निर्णय चेंज हो गए, डिसीजन चेंज हो गए, राइट। तो इसे कहेंगे हम कैप्रीशियस। सिनोनिम क्या होगा इसका? फिकल, यानी समथिंग विच इज नॉट स्टेबल। अनस्टेबल चीज को हम कहते हैं फिकल, है ना। विम्जिकल, विम्जिकल बंदा कौन होता है? विम्जिकल वो व्यक्ति होता है जो मूडी हो, जिसको हम मूडी कहेंगे, है ना। मूड बदल गया, उसका डिसीजन बदल जाएगा, उसके कहेंगे विम्जिकल। फिर होगा चेंजेबल, जो बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। एंटोनिम क्या होगा इसका? अगर इधर फिकल है तो इसका एंटोनिम स्टेबल होना तो पक्का ही है, कंसिस्टेंट होना, या प्रेडिक्टेबल। आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है या कैसे टाइप का निर्णय लेने वाला है। ठीक है। मूडी अगर बिहेवियर को और अच्छी तरह से डिफाइन करना है तो हम उसको कैप्रीशियस कह सकते हैं, मूडी। ठीक है ना। चलो समझा, क्लियर ये वर्ड कैप्रीशियस। चले अगले वर्ड पे।
चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिलीजेंट. डिलीजेंट इज द नेक्स्ट वर्ड वी हैव. डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा. द डिलीजेंट स्टूडेंट स्पेंट, ऐसा स्टूडेंट डिलीजेंट, स्पेंट आवर्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इंश्योरिंग ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड. वो स्टूडेंट कैसी थी? डिलीजेंट थी, जिसने काफ़ी समय दिया अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में, और इसलिए ताकि वो अच्छे से तैयार हो सके. तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अपनी तैयारी में सीरियस होते हैं. सीरियस मतलब मैं वो सीरियस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब एग्ज़ाम के प्रति, तैयारी के प्रति सीरियसनेस होना. मन लगा के पढ़ेंगे, जो चीज़ करने के बारे में डिसाइड किया है, जो सोचा है वही करेंगे. तो ऐसे बच्चों को कहते हैं डिलीजेंट. बच्चों को नहीं, ऐसे एक्टिविटी को, ऐसे व्यवहार को कहते हैं डिलीजेंट. अपने काम के प्रति बहुत सीरियस होना उसे कहते हैं हम डिलीजेंट. ठीक है. क्या मतलब है? शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज. आपका जो काम है या आपकी जो ड्यूटी है उसके प्रति आप एक तो संवेदनशील हो और मेहनती भी हो, आप उसको मन लगा के करते हो, मतलब आप डिलीजेंट हो. समझ गए? क्लियर? क्लियर यहां तक? चलो, सिनोनिम क्या होगा इसका फिर? हार्ड वर्किंग या मेटिकुलस. कल हमने ये मेटिकुलस वर्ड देखा था, अगर आपको याद होगा तो. डिटेल लेवल में जाना, बहुत डिटेल लेवल पे जाना, दैट इज मेटिकुलस. परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब टिक के रहना, है ना. आपने काम शुरू किया है तो वो खत्म होने तक टिकना है, बीच में छोड़ना नहीं है, तो आप परसिस्टेंट हो. एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जो अभी हम जिन चीज़ों के बलिदान के बारे में बात कर रहे थे, किन चीज़ों का बलिदान? लेजी, लेजीनेस का बलिदान देना है. निग्लिजेंट यानी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, इग्नोरेंट नहीं होना, निग्लिजेंट नहीं होना, केयरलेस, है ना. तो इन सारी चीज़ों का बलिदान देना है, याद रखो. और कैसे बनना है हमें? हमें बनना है डिलीजेंट. राइट. चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्रिवलस. फ्रिवलस. ठीक है. चलो सेंटेंस पढ़ेंगे. द फ्रिवलस स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स soon took a toll on their finances. उनके फाइनेंसेस पे किस चीज का टोल पड़ा? टोल पड़ा मतलब यहाँ पे कोई टोल टैक्स नहीं पड़ा है. टोल पड़ा मतलब, टोल ऑन देयर फाइनेंसेस का मतलब क्या है? बर्डन. यहाँ पे फाइनेंसेस पे बर्डन आया. किस चीज की वजह से बर्डन आया? क्योंकि उन्होंने लग्जरी आइटम्स पे स्पेंड किया था. कैसा? बहुत सारा. फ्रिवलस स्पेंडिंग किया था, अननेसेसरी, केयर फ्री, जहाँ पे बिल्कुल कोई रोक टोक ही नहीं है, करते जाओ, है ना. कैसे भी, बिना सोचे समझे कैसे भी स्पेंड करना, दैट इज कॉल्ड फ्रिवलस. बिंदास. बिंदास इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर फ्रिवलस. बिंदास, है ना, करते चलो, है ना. फिर उसकी वजह से क्या हुआ? उनके फाइनेंसेस बिगड़ गए. क्या मीनिंग होगा इसका? नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस. जिसको सीरियस पर्पस नहीं होता वो क्या होगा? बिंदास होगा. तो बिंदास को बोलेंगे फ्रिवलस, है ना, या केयर फ्री. सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? लाइट हार्टेड. लाइट हार्टेड मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा खास सीरियसली नहीं लेने वाला बंदा, लाइट हार्टेड. ट्रिवियल यानी छोटे मोटे, या अननेसेसरी, ये भी पहले बताया, अननेसेसरी स्पेंडिंग करते रहे. ठीक है. एंटोनिम क्या होगा इसका फिर? सीरियस, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट. सारे इंपॉर्टेंट से रिलेटेड वर्ड है. तो फ्रिविलस, अनइम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी, बिंदास टाइप इज कॉल्ड फ्रिविलस. चले नेक्स्ट वर्ड पे. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट है नेक्स्ट वर्ड. ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब है आउटडेटेड, तो अभी यूज नहीं होता उसको कहेंगे हम ऑब्सोलीट. चलो सेंटेंस पढ़ेंगे. मेनी ऑफ द कंपनीज ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैव बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू रैपिड एडवांसमेंट. क्या? मेनी ऑफ द कंपनीज ओल्ड टेक्नोलॉजीज, कंपनी की जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है वो कैसी हो गई? वो ऑब्सोलीट हो गई, यानी आउटडेटेड हो गई है. क्यों? ड्यू टू रैपिड एडवांसमेंट. तो आउटडेटेड हो जाना बोले तो ऑब्सोलीट हो जाना. देखो क्या है मतलब, आउट ऑफ डेट मतलब आउटडेटेड, नो लॉन्गर इन यूज और रेलेवेंट, आज उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, है ना, आज वो यूज में भी नहीं है, उसे कहेंगे हम ऑब्सोलीट. सिनोनिम क्या है इसका? आउटडेटेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया. आर्काइक. आर्काइक का मतलब होता है ओल्ड, बहुत पुराना, या ओल्ड फैशन्ड. ओल्ड फैशन का मतलब भी पुरानी फैशन वाला, जो आजकल यूज में नहीं है. एंटोनिम मॉडर्न, करंट या अप टू डेट.
अप टू डेट है मतलब आज के सिचुएशन के हिसाब से, आउटडेटेड मतलब अभी कोई यूज नहीं करता। समझ गए? ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, जो पुराना हो गया या जो अभी यूज में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कंसाइज। कौन सा है नया वर्ड? कंसाइज है। कंसाइज मतलब बहुत सारी चीजों को प्रॉपरली सेट करना, है ना, बहुत सारी चीजों को प्रॉपरली सेट करना ताकि, और अननेसेसरी डिटेल्स को निकाल देना, उसे कहेंगे कंसाइज। सेंटेंस पढ़ेंगे, देखो, हर प्रेजेंटेशन वॉज कंसाइज, उसका प्रेजेंटेशन कैसा था? कंसाइज, कवर्ड ऑल दी की पॉइंट्स विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, यानी जितना स्पेसिफिकली जरूरी था उतनी स्पेसिफिक चीजों को ही मेंशन करना, बाकी चीजों को हटा देना ना, ये जिसमें सारी चीजें परफेक्टली आ जाएगी, अननेसेसरी हर चीज हो जाएगी, उसे कहेंगे हम कंसाइज। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगा इसका? गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, स्पेसिफिक जितना चाहिए उतना, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन देने को क्या कहेंगे हम? कंसाइज। इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रीफ, ससिंक्ट। ससिंक्ट का मतलब क्या होता है? यानी जितना चाहिए उतना, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, अभी जैसे मैं कहा है स्पेसिफिक टू द पॉइंट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? वर्डी, जिसमें बहुत वर्ड्स है, बहुत लंबा लिखा हुआ है ना, वो वर्डी, या वर्बोज या लेंदी। ऐसे आपका ऐसे कंसाइज होगा या फिर लेंदी होगा। तो लेंदी ऐसे मतलब बहुत लंबा लिखा हुआ है, कंसाइज मतलब सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए लेकिन कम वर्ड्स में, स्पेसिफिक जितना चाहिए उतना, दैट इज कंसाइज। समझ गए? चलिए अगले वर्ड्स पे। अगला वर्ड कौन सा है हमारे पास? अगला वर्ड है डिसमल। डिसमल, डिसमल कंडीशन मतलब बहुत ही बुरी परिस्थिति ना, बहुत बुरी कंडीशन इज कॉल्ड डिसमल। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द वेदर वॉज डिसमल, यानी बहुत बुरा वेदर था, विथ कॉन्स्टेंट रेन एंड ग्रे स्काईज ऑल डे। उदास, इतना उदास था कि तो बारिश गिर रही थी, पूरे बादल छाए हुए थे, बाहर निकलना नहीं हो रहा था, मतलब वो कैसा था? बहुत बुरा वेदर था, डिसमल वेदर, मीनिंग डिप्रेसिंग, ड्रेयरी और कॉजिंग ग्लूम, उदासी भरा, है ना, उदासी भरा। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? ग्लूमी, उदास, ब्लीक या ड्रेयरी, सारे उदासी से भरे हुए, एकदम आलस भरा हुआ दिन, उदासी भरा, कुछ करने की इच्छा ना होना, ऐसे वातावरण को क्या कहेंगे हम? डिसमल। बराबर। एंटोनिम क्या होगा इसका? एनर्जी, बहुत सारा, चीयरफुल, एनर्जेटिक, ब्राइट, अपलिफ्टिंग, ये होगा इसके एंटोनिम्स। समझ गए? डिसमल, डिसमल मतलब बहुत बुरा। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट वर्ड है हमारे पास अभी। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब क्या? इलोक्वेंट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज और बेसिकली स्पीकिंग, आप कितना इलोक्वेंटली बात कर सकते हो, है ना। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द लीडर गेव एन इलोक्वेंट स्पीच, कैसा स्पीच दिया? इलोक्वेंट स्पीच दिया, दैट मूव्ड मेनी पीपल टू एक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया, यानी बहुत सारे लोग काम पे लग गए। तो बहुत अच्छा भाषण दिया होगा, इलोक्वेंट, ऐसा व्यक्ति जिसकी बोलने की कला बहुत अच्छी हो उसे हम कहेंगे इलोक्वेंट, है ना। बोलने की कला जिसे आती है ना उसे हम इलोक्वेंट कहते हैं, या जिसके बोलने में फ्लुएंसी हो उसे हम इलोक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगा इसका? फ्लुएंट और परस्यूएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग राइटिंग में एक तो फ्लुएंट होना चाहिए, बहुत फ्लुएंसी के साथ बात करें, या फिर परस्यूएसिव होना चाहिए। परस्यूएसिव का मतलब होता है आप अगर कुछ बोले तो लोग आपके बोलने से परसुएड हो, मतलब आप जो कह रहे हो वो कहना वो लोग माने, तब वो परस्यूएसिव हो जाएगा। ठीक, सिनोनिम क्या होगा इसका? आर्टिकुलेट, मतलब आर्टिकुलेट का मतलब अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को बहुत प्रॉपरली लोगों के सामने रखना, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ चल तो बहुत अच्छा रहा होता है लेकिन उसे अच्छी तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। आर्टिकुलेट नहीं कर पाते मतलब लोगों को समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते। ठीक है, तो आर्टिकुलेट करना। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करना, या परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब लोगों को परसुएड करना, मनाना उनको। एंटोनिम क्या होगा इसका? इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का एंटोनिम अनएक्सप्रेसिव या डल। समझ गए? चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। समझ गए? इलोक्वेंट,
इलोक्वेंट मतलब समवन हु स्पीक्स, एक तो समवन भी हो सकता है इलोक्वेंट, या लैंग्वेज ही वैसी हो सकती है जहाँ पे फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं हम, है ना, फ्लुएंट या फिर परसुएसिव, दैट इज इलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रिस्टीन, मस्त वर्ड है प्रिस्टीन। द एटमोस्फियर हियर इज प्रिस्टीन, मतलब बहुत क्लियर एटमोस्फियर है, बहुत अच्छा, अनटच्ड है, यहाँ तक लोग नहीं आए। बहुत बार आप ऐसे जगह पे जाते हो किसी जहाँ पे लोग बहुत नहीं आते और इसलिए वो जगह एकदम पवित्र सी लगती है ना, कोई नहीं आता वहाँ पे इसलिए वो एकदम पवित्र लगती है, उसे कहते हैं हम प्रिस्टीन जगह है बहुत। ठीक है, क्या होता है प्रिस्टीन देखेंगे। प्रिस्टीन मतलब द प्रिस्टीन बीच, कैसा बीच है, प्रिस्टीन, आप वहां गए, साफ सुथरा बीच है, पानी एकदम क्लियर है, मस्त एटमोस्फियर है। वॉज अनटच्ड बाय डेवलपमेंट, कैसा था वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, अनटच्ड, जहाँ पे लोग नहीं आते ज़्यादा, लोगों का वहाँ टच नहीं हुआ ज़्यादा, इसलिए वो प्रिस्टीन है, साफ है, क्लियर है, विथ क्रिस्टल क्लियर वाटर्स एंड वाइट सैंड। क्रिस्टल क्लियर वाटर है और वाइट सैंड है, इसलिए वो बीच कैसा है, क्रिस्टीन है, अनटच्ड है, एकदम साफ क्लियर अच्छा बीच। मीनिंग क्या होगा, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, जैसा ओरिजिनल है वैसा, अनस्पॉइल्ड या अनटच्ड। सिनोनिम क्या होगा इसका, अनटच्ड, इमैक्युलेट या प्योर। इमैक्युलेट का मतलब भी होता है एकदम अनटच्ड होना, है ना। एंटोनिम क्या होगा इसका, पोल्यूटेड, डर्टी या टार्निश्ड। टार्निश्ड मतलब दागदार, जहाँ पे दाग लगे हो, किसी चीज पे दाग लगने से खराब हो चुका हो, उसे कहेंगे हम टार्निश्ड। समझ गया वर्ड प्रिस्टीन। तो प्रिस्टीन मतलब क्या, एकदम पवित्र सी जगह, साफ जगह, जहाँ पे अनस्पॉइल्ड, जहाँ पे कोई नहीं आया है, प्रिस्टीन। चलो, एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे वी हैव इज रेवरेंट। रेवरेंट मतलब क्या, रेवरेंट, रेवरेंट वर्ड बना है रेवर करने से। रेवर करना मतलब किसी चीज को मानना, किसी चीज को रिस्पेक्ट देना, उसे कहते हैं हम रेवर करना, इसी से बना है रेवरेंट। देखो सेंटेंस, द क्राउड लिसनड इन रेवरेंट साइलेंस ड्यूरिंग द मेमोरियल सर्विस। मेमोरियल सर्विस देनी थी, तब क्राउड ने कैसे साइलेंस में सुना, रेवरेंट साइलेंस में सुना। रेवरेंट मतलब सम्मान देने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला साइलेंस था, ठीक है। तो क्या मतलब होगा इसका, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट, पूरे दिल से आने वाली रिस्पेक्ट। सिनोनिम क्या होगा, रिस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल या रिस्पेक्टफुल, अच्छा रिस्पेक्टफुल ही दो बार आ गया, रिस्पेक्टफुल या रेवरेंशियल। एंटोनिम क्या होगा, डिसरिस्पेक्टफुल। देखो ये सारे वर्ड्स आर सेम, रेवरेंशियल ये रेवरेंट से ही बना है, तो ये इरेवरेंट इसको भी हटा दो, ये रिस्पेक्टफुल और डिसरिस्पेक्टफुल, इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। अगर आप किसी को मानते हो, दिल से मानते हो और सम्मान के भावना से किसी को सुन रहे हो या किसी को सम्मान दे रहे हो, तो यू आर रेवरिंग दैट पर्सन, तो आप रेवरेंट हो, ठीक है। रेवर कर रहे हो या रेवरेंट हो, रेवर वर्ब हो गया, रेवरेंट एडजेक्टिव हो गया। समझ गए, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, चले आगे। लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। चलो अभी एडिटोरियल शुरू, ठीक है। तो ये है आज का आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो है बंगाल में जो वो इंसिडेंट हुआ है आरजीकर कॉलेज में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर का, उस इंसिडेंट पे ये एडिटोरियल है आज का। बहुत ही घास्टली इंसिडेंट था, बहुत ही भयंकर इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट पे ये एडिटोरियल है। तो जस्ट गो थ्रू दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडिटोरियल एंड देन वी विल डिस्कस इट, ठीक है, पढ़ो इसको।
पढ़ लिया, डन। चलो लेट्स से क्या दिया है, वायलेंस मोस्ट फाउल ऑन कोलकाता, डॉक्टर रेप एंड मर्डर। कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का, उस पर ये एडिटोरियल है। बहुत ही घासली इंसिडेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सम एक्सेसेस आर मोर एक्सेसिव देन अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, सम एक्सेसेस आर मोर एक्सेसिव देन अदर्स, मतलब कभी कभी कुछ ज्यादा, जरा ज्यादा ही हो जाता है ना। यानी कोई बुरी चीज बहुत बहुत ही बुरी होती है, लेकिन वो एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाती है, यानी जिसको इमेजिन नहीं कर सकते। यानी ज़्यादा तो पहले से ही है वो, लेकिन वो ऐसे सिचुएशन तक बुरा हो जाता है कि जिसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे हमने निर्भया की केस में देखा था ना, बस उसी तरह से। इट इज़ फेयर टू काउंट रेप अमंग्स द मोस्ट एग्रीगियस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस में अगर देखा जाए तो रेप सबसे एग्रीगियस होगा। एग्रीगियस का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं, एडिटोरियल में, एडिटोरियल नहीं, हम जो वोकैबुलरी देखते हैं वहां देख चुके हैं। एग्रीगियस का मीनिंग होता है बहुत ही बुरा, समथिंग विच इज शॉकिंगली बैड इज कॉल्ड एग्रीगियस। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम हमारी इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक देश करके हमारा दुर्भाग्य है। तो एग्रीगियस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, द रीसेंट हॉरिफिक रेप and murder of the Kolkata postgraduate medical student in what should have been a heaven for her, है ना। हॉरिफिक रेप एंड मर्डर हुआ कोलकाता की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का। कहाँ हुआ, स्पेशली अब कहाँ करें, शुड हैव बीन अ हेवन फॉर हर, ऐसी जगह पे जो उसके लिए एक हेवन हो सकता था। हेवन का मतलब होता है सेफ प्लेस। आपने टैक्स हेवन्स का नाम सुना होगा, यानी टैक्स हेवन्स ये वर्ड सुना होगा। ऐसी कंट्रीज को बोला जाता है जहाँ पे टैक्स बचाने वाले लोगों के लिए वो एकदम सेफ जगह होती है। यानी लोग टैक्स की चोरी करके या पैसे को अगबन करके ऐसे कंट्रीज में जाके छुप जाते हैं, बस जाते हैं। ऐसी कंट्रीज को कहते हैं टैक्स हेवन्स। यहाँ पे हेवन का मतलब वही है, सेफ प्लेस, है ना। कौन सी सेफ प्लेस थी वो, जहाँ थी अ स्टेट रन हॉस्पिटल शी वॉज वर्किंग इन। वो जिस सरकारी अस्पताल में काम कर रही थी वो उसके लिए सेफ जगह होनी चाहिए थी। ऐसे जगह वहां पे अगर उसका रेप और मर्डर हो जाए तो इससे बुरी चीज नहीं हो सकती। मस्ट गिव द नेशन अ पॉज। इससे इससे इसकी वजह से ये जहां पे उस लेडी को, उस गर्ल को बहुत सेफ फील होना चाहिए था, ऐसे जगह में उसका अगर रेप और मर्डर होता है तो ये सोच से ही देश ने पॉज लेना चाहिए, जरा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए हम किस ओर बढ़ रहे हैं। The state and the circumstances in which body was found leave no room for any doubt that it was a most dastardly violent act and brazen in that it occurred within a hall in the supposedly safe confines of the government medical college hospital। क्या कह रहा हूं ऑथर यहाँ पे, the state and circumstances in which the body was found, यानी जो जिस परिस्थिति में उस लड़की की बॉडी मिली है और जिस सरकमस्टांसेस में, उससे बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो एक्ट हुई, जो वायलेंस हुआ है, इट वाज मोस्ट डास्टर्डली, यानी बहुत ही घृणास्पद, बहुत ही क्रूएल का इनका वायलेंस लड़की के साथ हुआ है। एंड ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है शेमफुल, लज्जास्पद, जिससे शर्म आए हम सबको। brazen in that it occurred within the hall in the supposedly safe confines। और लज्जास्पद चीज तो एक तो क्रूएल हुआ है, जो भी हुआ है वो वायलेंट एक्ट हुआ है, वायलेंट था, क्रूएल वायलेंट था। ब्रेजन, और ब्रेजन इसलिए यानी लज्जास्पद इसलिए कि वो ऐसी जगह पे हुआ है जिसे सेफ कन्फाइंस कहा जा सकता है, यानी वो जगह सेफ है लड़कियों के लिए, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर ये किसी बच्ची के साथ हो सकता है हमारे यहाँ, तो इससे लज्जास्पद और चीज कोई हो नहीं सकती। एवरी रेप अनफॉर्चुनेटली इज मेजर्ड इन सिवियरिटी बाय द अमाउंट ऑफ अटेंशन इट गार्नर्स फ्रॉम द पब्लिक
एंड द आउटरेज बीस्ट इज सिलेक्टिव। यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि हर रेप जो होता है वो यानी उसकी क्रूरता या उसकी सिवियरिटी जो हम लोग गिनते हैं वो इस चीज से गिनते हैं कि उस पे जनरली सोसाइटी में ऐसा हो गया कि उस चीज से हम लोग उसकी सिवियरिटी, उसकी क्या कहेंगे, उस सिवियरिटी यानी उसकी जो इंटेंसिटी है के अगेंस्ट जो आउटरेज हुआ है लोगों का, उसके हिसाब से हम उसको जज करने लगते हैं कि कितना बुरा था। जितना ज्यादा पब्लिक आउटरीच उतना बुरा वो केस होगा, इस तरह से जनरली पब्लिक देखती है उसको। एंड द आउटरीच बीस्ट इज सिलेक्टिव। और हमारे यहाँ ऐसा है कि आउटरीच जो होता है, पब्लिक का जो आउटरीच होता है वो सिलेक्टिव होता है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और यहीं पे प्रॉब्लम है। इवन एनफोर्समेंट ऑथोरिटीज सीम टू गेज पब्लिक आउटरीच बिफोर एक्टिंग अपॉन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। और यही चीज इस केस में भी हुई, या ऑथोरिटीज भी ऐसा ही करती है फिर। तो ऑथर का यहां कहना है कि ऑथोरिटीज भी लोगों की तरह ही हो गई है। ऑथोरिटीज पहले चेक करती है कि कौन सी केस में पब्लिक आउटरीच ज्यादा हो रहा है। जिस केस में पब्लिक आउटरीच ज्यादा हो रहा होगा उसकी तरफ ध्यान ज्यादा देगी। जिसमें पब्लिक आउटरीच नहीं है, पब्लिक आउटरीच का मतलब होता है पब्लिक का गुस्सा, जिस केस के अगेंस्ट पब्लिक रास्ते पे उतरेगी उस केस को ऑथोरिटीज ज्यादा सीरियसली हैंडल करेगी। बाकी अगर कहीं और केस में, अगर ऐसा ही रेप का केस कहीं और हो गया जहां पे पब्लिक का ध्यान नहीं है, तो वहां पे वो छोड़ देती है ऑथोरिटीज। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। द कोलकाता केस इज अ क्लासिक एग्जांपल। The parents of the slain doctor were reportedly told that she had committed suicide initially. और ये क्लासिक एग्जांपल है कोलकाता के केस की ऑथोरिटीज कैसे बिहेव करती हैं हमारे यहाँ पे। कि पहले जब ये केस हुआ था तो ऑथोरिटीज ने, पुलिस वालों ने वहां पे उनके जो पेरेंट्स है, उस डॉक्टर के पेरेंट्स, यहाँ के कहाँ है, स्लेन डॉक्टर यानी डॉक्टर विच वॉज डॉक्टर हु वॉज मर्डर्ड, उनके पेरेंट्स को ये कहा गया था कि शी कमिटेड अ सुसाइड। पहले उनको क्या क्या था, शी कमिटेड अ सुसाइड, अ ब्लेटेंट लाई। ब्लेटेंट यानी बेशर्मी भरा झूठ। ब्लेटेंट का मतलब होता है बेशर्मी भरा। Whereas it could not have escaped the attention of anyone at the scene of the crime, but particularly so medical professionals, that were indeed was dreadful assault and murder. जो जिन परिस्थितियों में उस बच्ची की बॉडी मिली है, अगर उसको देखा जाता मतलब जिसने भी देखा होगा उसके आंखों से ये छुप ही नहीं सकता था कि इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ बर्बरता हुई है और बहुत ड्रेडफुल असॉल्ट हुआ है। ड्रेडफुल असॉल्ट का मतलब होता है बहुत घृणास्पद उस पर अटैक हुआ है ना, और मर्डर हुआ है। ये बात छुपने जैसी नहीं थी। फिर भी अगर उसके पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि वो उसने सुसाइड कमिट किया है, तो इससे बेशर्मी भरा झूठ, इससे बड़ा ब्लेटेंट लाई नहीं हो सकता था, है ना। आपने अगर वो देखा होगा जब का जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट वायरल हुआ, तो बहुत बहुत भयंकर है उसमें जो डिस्क्राइब किया गया है सिचुएशन को मतलब बॉडी की पोजीशन आफ्टर द डेथ, किस परिस्थिति में बॉडी मिली, वो बहुत भयंकर है। ठीक है, चलो। तो नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट क्विकली। इस पार्ट को पढ़ो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
पढ़ा क्या दिया है? Was the willful cover up necessitated by the fact that both the home and health portfolios are being held by none other than the chief minister of the state? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ऑथर पूछ रहे हैं क्या कि ये जो विलफुल कवर अप है, कवर अप का मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना, सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना, बाहर ना आने देना, इसे कहते हैं कवर अप, है ना। विलफुल कवर अप बोला गया, विलफुल यानी जानबूझकर किया गया। नेसेसिटेटेड ये इसलिए हुआ क्या कि होम मिनिस्ट्री यानी जो सेफ्टी सिक्योरिटी इंटरनल जो स्टेट की होती है वो देखती है, वो होम मिनिस्ट्री देखती है। तो होम मिनिस्ट्री एंड हेल्थ और हेल्थ मिनिस्ट्री, ये दोनों जो पोर्टफोलियोज है, ये दोनों जो मिनिस्ट्रीज है, पोर्टफोलियोज का मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज आर बीइंग हेल्ड बाय नन अदर देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्हीं के पास ये दोनों मिनिस्ट्रीज है, हेल्थ भी है और होम मिनिस्ट्री भी है। तो उनकी ही मिनिस्ट्री में है, इसलिए इन दोनों चीजों को छुपाया गया। ऐसा सवाल छुपाया गया क्या, ऐसा सवाल ऑथर पूछ रहे हैं। और टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस दैट अलाउड सच अ क्राइम टू टेक प्लेस, या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को झटकने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की वजह से हुई थी, इसलिए किया क्या। द गवर्नमेंट सैडली प्रेफर्ड टू वेट अंटिल पब्लिक आउटरीच ओवर द ग्रिसली क्राइम बिकेम इम्पॉसिबल टू कंटेन पॉलिटिकली, है ना। और ये चीज किससे दिखती है कि सरकार ने इस चीज पे ध्यान देने का सोचा ही नहीं, या इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया था जब तक पब्लिक आउटरीच नहीं आया। जब पब्लिक आउटरीच, लोगों का गुस्सा बहुत भड़का ऐसे ग्रिसली क्राइम के लिए, ग्रिसली का मतलब क्या होता है, बहुत ही भयंकर। ये जो ग्रिसली क्राइम, जो घृणास्पद, जो ग्रिसली क्राइम हुआ है जिसके अगेंस्ट पॉलिटिकल आउटरीच बढ़ा, और जब उसको पॉलिटिकली कंटेन करना मुश्किल हो गया, तब सरकार ने उसमें एक्शन ली। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि बंगाल की सरकार, जिनके हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी, उन्होंने एक्शन नहीं ली थी। अब वो इस एक्शन और वो अब इस सिचुएशन के अगेंस्ट खुद प्रोटेस्ट करने वाले हैं, यानी बंगाल की सरकार ही प्रोटेस्ट करेगी। अजीब। चलो नेक्स्ट, इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन कोलकाता। इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट, इंडिग्नेंट ये भी वर्ड हमने वोकैबुलरी में देख चुके हैं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्से से भरा, जहां पे बहुत गुस्सा हो। तो इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन कोलकाता एंड अक्रॉस द कंट्री, बोल्स्टर्ड मोस्टली, बोल्स्टर्ड मतलब पुश्ड, है ना, विद द सपोर्ट ऑफ, ऐसा, बोल्स्टर्ड मोस्टली बाय मेडिकल स्टूडेंट्स and postgraduates in hospitals demanding safety and security as they engaged in healing people। ये प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में ही नहीं तो भारत भर में ये प्रोटेस्ट रहा। जनरली ये मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उनका, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, जिनकी तरफ से ये मांग उठी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत है। ये सब वो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर प्रोवाइडिंग हीलिंग सर्विसेज टू पीपल, यानी लोगों को तो ठीक करने की उनकी सेवा शुरू ही है, उसके साथ में उनको ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि हमें सेफ्टी दो, हम लोगों को ठीक कर रहे हैं लेकिन हमको ठीक रहने के लिए आप कुछ अरेंजमेंट करो। मल्टीपल एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हैव मार्ड द पीस बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स द कंट्री फॉर ईयर्स नाउ। कुछ बहुत सालों से अब ये कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, कोई भी सरकारी संस्था में काम करने वाले लोगों के अगेंस्ट वायलेंस। कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक बैंक के कर्मचारी को एक पॉलिटिकल आदमी ने मार दिया ना, मारा। तो अब वो बैंक मैनेजर की गलती है नहीं है पता नहीं, बस उस पर हाथ उठा दिया। हमने तो बहुत केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स पे अटैक हो जाते हैं, है ना, पेशेंट्स के द्वारा या पेशेंट्स के रिलेटिव्स द्वारा। तो इसकी वजह से उनके बीच में जो पीस है, पीस वो मार्ड है। मार्ड है मतलब वो उसको क्षति पहुंची है ना, उसको क्षति पहुंची। तो ये पीस जो है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में, जो शांति होनी चाहिए पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, एक क्षति पहुंची है, घाव लगा है।
The murder last year of Dr. Vandana Das in Kerala by a patient with mental illness is recent history. एक रिसेंट हिस्ट्री में केरला में डॉक्टर वंदना दास करके एक डॉक्टर थे, उनको पेशेंट ने मर्डर कर दिया. अब वो पेशेंट वाज विथ मेंटल इलनेस, तो उसने मर्डर कर दिया. तो ऐसी सिचुएशन कंटिन्यूअसली अभी हमें देखने को मिल रही है. बट द फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑन डॉक्टर्स एंड नर्सेस ड्यूरिंग कोविड-19 और व्हेन देयर वेयर एडवर्स हेल्थ आउटकम्स हैव बीन रिकॉर्डेड टू. वंदना दास का तो केस है ही. कोविड-19 में भी हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेस पे बहुत ऐसे वायलेंट अटैक्स हुए, या फिर ऐसे अटैक्स कॉमन है जहाँ पे आउटकम्स जो है वो एडवर्स होते हैं. हेल्थ आउटकम्स आर एडवर्स. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे हमारे शहर में भी देखा है कि यहाँ छोटे बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर के पास लेके गए. डॉक्टर ने कोशिश की बचाने की, पर बच्चा बच नहीं पाया. तो फैमिली के रिलेटिव्स ने डॉक्टर पे ही अटैक कर दिया कि आपने ट्रीटमेंट ठीक से नहीं की, और इसकी वजह से डॉक्टर को अटैक सहन करना पड़ा. द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज सेड दैट फॉर डॉक्टर्स पेडेस्ट्रियन वर्किंग कंडीशंस. पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलना. अब बहुत ही पैदल चलना मतलब यहाँ पे क्या है, पेडेस्ट्रियन वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस बहुत पैदल हो चुकी है. पैदल मतलब एकदम लो क्वालिटी की, बेसिक लेवल की एकदम वर्किंग कंडीशंस है. एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की? वर्किंग कंडीशंस आर एकदम बेसिक लेवल. एंड इनह्यूमन वर्कलोड, ऐसा वर्कलोड है जो एक ह्यूमन के लिए नहीं होना चाहिए. एंड हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, और हरासमेंट है, पेशेंट्स द्वारा भी है, ऑथोरिटीज द्वारा भी है. आर दी रियलिटी इवन विदाउट वायलेंस हियरिंग द पिच. ये जो सारी चीजें है ना, पेडेस्ट्रियन वर्किंग कंडीशन हो गई, इनह्यूमन वर्कलोड हो गया, हरासमेंट हो गया वर्क प्लेस, ये सारी चीजें वायलेंस नहीं भी होना अगर डॉक्टर के अगेंस्ट, तो भी ये चीजें हियरिंग द पिच कर रही है. हियरिंग द पिच का मतलब होता है किसी चीज को रुइन करना, बर्बाद करना, स्पॉइल करना, है ना. रुइन करना या स्पॉइल करना, बर्बाद करना किसी चीज को. ये चीजें ऑलरेडी हो रही है विदाउट वायलेंस भी. वायलेंस हो रहा है, ये तो एडिशनल चीज है, ये तो बहुत भयंकर है. लेकिन अगर वायलेंस ना भी होता तो भी हरासमेंट, एक्सेसिव वर्कलोड या बहुत बुरी वर्किंग कंडीशन, ये चीज़ें ऑलरेडी डॉक्टर्स की लाइफ, डॉक्टर्स का करियर, ये सब क्या कर रही है, रूइन कर रही है, स्पॉइल कर रही है. डॉक्टर्स का करियर नहीं, हमने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उसको भी ये रूइन कर दी. ठीक, चलो नाउ गो थ्रू दी लास्ट पार्ट. बहुत छोटा सा पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली. ठीक, पढ़ लिया. चलो, क्या दिया है इस पार्ट में, लास्ट पार्ट में? द मूव टू ड्रॉप 2019 प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स एंड देयर वर्क प्लेस वॉज अ लैप्स. क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि 2019 में एक प्रपोजल दिया था सरकार ने कि एक लेजिस्लेशन लाया जाए, यानी एक लेजिस्लेशन लाया गया था बीच, जो पास नहीं हो पाया था. कौन सा लेजिस्लेशन था? टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स एंड देयर वर्क प्लेस. डॉक्टर्स और उनके जो वर्क प्लेस होते हैं, यानी उनका हॉस्पिटल, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक लेजिस्लेशन लाया था 2019 में, यानी लेजिस्लेशन का प्रपोजल लाया था. पर वो लैप्स हो गया. लैप्स हो गया मतलब वो पास ही नहीं हो पाया, है ना. तो ये बहुत बड़ी घटना थी. तो ये अगर पास हो जाता उस समय पे तो शायद ये घटना नहीं होती थी, शायद. एंड इट शुड बी रेमेडीड फोर्थविथ, और इसको रेमेडी फोर्थविथ करना चाहिए. रेमेडीड फोर्थविथ का मतलब ये जो गलती हमसे हो गई 2019 में, बिल लाना चाहिए था, बिल लाया गया था पर वो पास नहीं हो पाया, तो ये गलती जो हमने 2019 में की थी, अब उस गलती को सुधारना चाहिए. रेमेडी का मतलब क्या होता है? सुधारना. फोर्थविथ मतलब अभी. तो
अभी उस गलती को सुधारना चाहिए। अबव ऑल द स्टेट शुड प्रोएक्टिवली टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रेप्स, मेकिंग द पनिशमेंट अ डेटेरेंट। ना सरकार ने, स्टेट मतलब क्या है यहाँ, सरकार ने खुद से रेप्स प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए और पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो डेटेरेंट हो। डेटेरेंट का मतलब होता है किसी चीज को पहले ही रोकना। डर, इतना डर होना चाहिए पनिशमेंट का कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वो गुनाह करने से पहले सोचे, 10 बार सोचे, या पनिशमेंट के डर से ही वो गुनाह ना करे। इसे कहते हैं डेटेरेंट, है ना। इतनी भयंकर पनिशमेंट दो रेप्स के लिए कि कोई व्यक्ति रेप करने का सोचे भी नहीं उस पनिशमेंट के डर से। ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम डेटेरेंट। द नेशन कैनॉट अफोर्ड फेल वन मोर डॉक्टर और हॉस्पिटल केयर गिवर। अब हम और एक डॉक्टर को या और एक केयर गिवर को फेल नहीं कर सकते एज अ नेशन। Those tasked with saving lives should not have to fear for their own excuse me। जिनको लोगों की जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, टास्क दिया गया है कि आप लोगों की जिंदगियां बचाओ, उनको ही अपनी जिंदगी के बारे में अगर भय होगा, डर होगा, तो ये हमारे लिए लज्जास्पद चीज है ना, बुरी चीज है। समझ गए? तो दिस इज द एडिटोरियल दैट इज इन दी न्यूज़पेपर दी हिंदू। बुरी चीज तो ये लग रही है कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन सुबह सुबह इस एडिटोरियल पे, इस विषय पे चर्चा आपसे करनी पड़। तो कुछ क्वेश्चंस है इस एडिटोरियल के लास्ट में, आप सबके इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। What is the first question? The first question is, what does the author say about the selective approach of the authorities regarding cases of court? Cases के regarding जो authorities का selective approach होता है उसके लिए author का क्या कहना है? Which of the following issues about doctors are raised by the IMA? Indian Medical Association ने कौन से issues raise किए हैं? Nearly the same meaning का word बताना है आपको, egregious का nearly the same meaning का word कौन सा है? उसके बाद में फ्रेज दी गई है, फ्रेज जो है वो है कवर अप। कवर अप की फ्रेज का आपको इनमें से मोस्ट सिमिलर मीनिंग वाला ऑप्शन ढूंढना है। और ऑथर ने 2019 का जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन था उसके लिए ऑथर के क्या व्यूज है, के लेजिस्लेशन के प्रपोजल के हिसाब से वो आपको बताना है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू ऑल गिव द आंसर्स। Wish you all a very happy Independence Day. Again, let us stop here with this. Thank you very much.